हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम Next.js के प्रोजेक्ट के फाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, किन किन फाइल्स का क्या काम होता है और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन Next.js। एंड यहाँ पर हम जो Next.js का वर्जन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ Next.js 16। सो स्लाइट डिफरेंस भी हो सकता है अगर आप दूसरे वर्जन्स पे हो, बट ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप के फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोल्डर्स हमें बन के मिलती है जब आप एक Next.js का प्रोजेक्ट बनाते हो। तो हमने पिछले वीडियो में एक Next.js का प्रोजेक्ट बनाया था जिसको अभी हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये सारी फाइल्स हमें मिली हैं यहाँ पे। अभी हम एक एक करके समझेंगे कि इनका काम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करती हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी इन फोल्डर्स के अंदर आप SRC भी देख सकते हो। अगर आपने SRC को यस किया होगा बनाते टाइम तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। SRC का मतलब कि आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स उसके अंदर होंगी। ऑलराइट, नाउ नीचे से शुरू करते हैं, दैट इज़ tsconfig.json। सो जेसन इज़ समथिंग एक डेटा शो करने का और डेटा शेयर करने का एक टाइप है। सो दैट इज़ सिंपल जेसन। tsconfig का मतलब होता है टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टाइपस्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुआ है जो कि हमारे टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को बताएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास है, आपको इनको टारगेट करके चलना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम बाद में देखेंगे, बस आपको ये समझ के चलना है कि अभी आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ readme.md, सो दिस इज़ अ मार्कडाउन फाइल। तो अभी क्या होता है कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट बना लिया। नाउ लेट्स से कि उस प्रोजेक्ट का स्केल थोड़ा बड़ा है या फिर वो कोई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब उस पर और भी डेवलपर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो उस केस में आपके प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन कि ये एप्लीकेशन या वेबसाइट जो आपने बनाई है ये काम क्या कर रही है, इसका काम क्या है। सो इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन को और इंट्रोडक्शन को आप मार्कडाउन फाइल के अंदर लिख सकते हो, जहाँ से लोग देख सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम करता है, इस प्रोजेक्ट का ये काम है। ऑलराइट, तो इस चीज़ को जब आप गिटहब पे पुश करोगे देन यू कैन सी कि ये कुछ इस तरीके का नहीं दिखता है, इसका फाइनल वर्जन एक डिज़ाइन वे में दिखता है। सो दिस इज़ अ कोड। ओके, ऑलराइट, नाउ पोस्ट css.config.imjs। तो अभी आप इसके अंदर देख सकते हो टेलविंड CSS है इसके अंदर। तो पोस्ट CSS इज़ समथिंग अ प्लगइन जो कि टेलविंड CSS अभी यूज़ करेगा। सिंस वी आर यूजिंग टेलविंड CSS इन आवर प्रोजेक्ट तो हमें ये सारा कुछ सेटअप करके मिला है। ऑलराइट, अब ये MJS मीन्स मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, तो इसमें अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही है। सो ओवरऑल आपको ये समझना है कि ये टेलविंड CSS को यूज़ करने के लिए हमने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा है। ओके, नाउ दिस इज़ package.json एंड दिस इज़ द मेन थिंग। आप कह सकते हो किसी एक Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलता है। यस, Node.js का प्रोजेक्ट, क्योंकि Next.js इज़ बेस्ड ऑन द Node.js। तो Node.js के अंदर ये package.json का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को रखता है, लाइक आपके प्रोजेक्ट के नाम को, वर्जन को, और आपका प्रोजेक्ट किस किस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है। अभी लेट्स से कि आपको यूज़र को एक मैसेज शो कराना है, उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं NPM की वेबसाइट पे। तो आप वहाँ से उन लाइब्रेरीज़ को सिंपली इंस्टॉल करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उसको यूज़ करते हो। सो उस टाइप की चीज़ों को हम package.json के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज, मतलब हमारा प्रोजेक्ट किन किन पैकेजेस पे डिपेंड करता है। लाइक रिएक्ट, तो जैसा कि मैंने बताया था कि
कि Next.js डिपेंड करता है रिएक्ट के ऊपर, इट इज़ बिल्ट ऑन द React.js। तो इसने रिएक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, दैट इज़ 19.2.0 वर्जन है ये। एंड आप देख सकते हो ये Next.js का प्रोजेक्ट है, तो Next.js की लाइब्रेरी भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है 16.0.1। अभी आती है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, जो कि आप सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ कर रहे होते हो, डेवलपमेंट को इजी करने के लिए, बिल्ड को इजी करने के लिए, ताकि आपकी जब फाइनल वेबसाइट बन के आए उसमें ज़्यादा एरर्स ना आए। आप देख सकते हो टेलविंड CSS डेव डिपेंडेंसी के अंदर में है। अभी जैसे देखो, आपको किसी एक टेक्स्ट को रेड कलर में चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसको टेलविंड CSS के थ्रू काफ़ी इजीली कर सकते हो। बट फाइनली ये टेलविंड CSS कुछ क्लासेस, कुछ CSS फाइल्स ही जनरेट करेगा जो कि आप फाइनल प्रोडक्शन में यूज़ करोगे। तो टेलविंड CSS इज़ अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी कि आप डेवलपमेंट के टाइम पे उसको यूज़ करो, बट जब आप फाइनल बिल्ड करोगे ये एक फ़ाइल को बिल्ड करेगा, दैट इज़ सिंपल CSS वाली फ़ाइल जो आप मैनुअली पहले लिखा करते थे, अभी भी लोग लिखते हैं। तो उसमें हम क्लास सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अभी इन चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरीके से टेलविंड CSS थोड़ा अलग है। @types -node, तो @types का मतलब है डेटा टाइप्स। तो ये जो लाइब्रेरीज़ है ना, ये डेटा टाइप्स को रखती हैं, मतलब डेटा टाइप्स इनमें होता है। लाइक रिएक्ट है, तो रिएक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे इनमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होंगे या जो भी चीज़ें होंगी। अब उनका डेटा टाइप क्या है, ये कैसे डिटरमाइन होगा। सिंस हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट में हमें टाइप भी डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए हम उनकी टाइप की लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करते हैं। एंड यस, ये टाइपस्क्रिप्ट हम डेवलपमेंट के टाइम पे ही यूज़ करते हैं, बिकॉज इससे हमारा डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, ये देखने के लिए कि हम कहीं पर टाइप में मिसमैच तो नहीं कर रहे, लाइक किसी इंटीजर में कोई एक फ्लोट की वैल्यू तो नहीं डाल रहे। ऑल्दो इंटीजर और फ्लोट जैसा जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, देयर इज़ सिंपल नंबर, ओके, बट फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू, ओके, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द पैकेज डॉट जेसन। अभी आते हैं हम पैकेज लॉग डॉट जेसन पे। तो ये भी एक फ़ाइल है जो कि डिपेंडेंसीज़ को ही कंटेन करती है, बट ये डिपेंडेंसीज़ की डिपेंडेंसीज़ को कनेक्ट करती है, कंटेन करती हैं, सॉरी। तो जैसे पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट नाम की एक लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर ली, एक पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया। अभी हो सकता है कि रिएक्ट भी कई अदर डिपेंडेंसीज़ पे डिपेंड करती हो, इसकी भी कोई अलग अलग डिपेंडेंसी हो। तो जैसे ही आप इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे, इनकी डिपेंडेंसीज अपने आप पैकेज लॉक जेसन के अंदर, इसके अंदर ऐड हो जाएगी और इसके अंदर आपको दिखेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट ts। सो सबसे पहले आप देखो, डॉट ts का मतलब है ये एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग इस फाइल का नाम है, सिंबल। तो नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग मतलब नेक्स्ट जेएस की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो, इम्पोर्ट टाइप नेक्स्ट कॉन्फिग फ्रॉम नेक्स्ट। ऑल राइट, ये एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है नेक्स्ट कॉन्फिग, और ये कोलन नेक्स्ट कॉन्फिग। कोलन नेक्स्ट कॉन्फिग का मतलब ये है कि इसका डेटा टाइप नेक्स्ट कॉन्फिग टाइप का है और इस वेरिएबल का नाम है नेक्स्ट कॉन्फिग, और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट किए हुए हैं ताकि हम इसको कहीं पे यूज़ कर पाएँ। ऑल राइट, तो इसके अंदर कन्फिग अभी कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, दिस इज़ अ सिंपल एम्प्टी फाइल। ऑल राइट, तो नेक्स्ट env.d.ts, तो इसको अभी हम बाद में करेंगे, ये टाइप्स को डिफाइन करने के लिए है। नाउ slint config.mjs, सो इसको भी अभी हम बाद में करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ फाइल जो कि आप फाइनल बिल्ड के टाइम पे slint का यूज़ करते हो। लाइक आपने प्रोजेक्ट बना लिया, बट नाउ यू हैव टू फाइनल बिल्ड एंड डिप्लॉय। तो बिल्ड के टाइम पे हम slint का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे कोड के अंदर कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि हमें सामने से तो नहीं दिख रहे, जो हमें VS कोड नहीं दिखा रहा, बट वो कुछ इस टाइप के एरर्स हैं जो मेमोरी लीक्स कर सकते हैं। लाइक कि कोई आपने एक वेरिएबल बना लिया
अभी उस वेरिएबल को आपने यूज़ नहीं किया है कहीं पर, देन एसलिंट क्या करेगा उस केस में, आपको एक एरर थ्रो करेगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने डिक्लेयर तो किया है, बनाया तो है, बट आपने उसको यूज़ नहीं किया। उस केस में क्या होता है, आपके सिस्टम में मेमोरी तो एलोकेट हो जाती है बट उसका कोई काम नहीं होता। तो इस केस में अगर इस टाइप की बहुत सारी वेरिएबल्स आपने बना रखी हैं, देन इट कैन कॉज अ मेमोरी लीक। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एसलिंट का। ऑल राइट, नाउ डॉट गिट इग्नोर। ओके, तो डॉट गिट इग्नोर इस काम में आता है, लाइक कि अभी आपने यहाँ पर कोड लिखा, बट अभी आपको कोड गिटहब के ऊपर डालना है। तो कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो हम गिटहब के ऊपर नहीं डालते हैं, जैसे कि ये नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल। अभी जैसे मैंने आपको बताया पैकेज डॉट जेसन के अंदर इतने सारे पैकेजेस हैं, तो इन पैकेजेस का कोई ना कोई फ़ाइल होगा, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो इसके अंदर आएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो सारी फाइल्स स्टोर होती हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर। आप देख सकते हो जितने भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुए हैं उनका फाइल सारा यहीं पे है। अभी एक और चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर बस 3 4 या 5 6 गिनती की यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी पैकेजेस हैं। ऑल राइट, तो इन ये पैकेजेस आए कहाँ से? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पैकेजेस भी किन्हीं पैकेजेस पर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये सारे पैकेजेस आए हुए हैं। ऑल राइट, तो ये पर्टिकुलर नोड मॉड्यूल्स जो है वो एक साइज़ में जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ होता है इसका। अगर मैं आपको दिखाऊँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, एंड अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो आप इसकी साइज़ को देख सकते हो, दैट इज़ समथिंग 400 MB। बट अगर आप गिटहब पे कोई एक रेपोजिटरी पुश करते हो फ्री प्लान पे, तो वो 100 MB से ज़्यादा नहीं हो पाता। तो गिट इग्नोर में हम इस फाइल को मेंशन करेंगे, एंड ये कहीं ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होगा, दैट इज़ नोड मॉड्यूल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स को पहले ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि डॉट गिट इग्नोर जो है उसको आपको गिटहब पे पुश नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत बड़ी फाइल है। तो अब यूज़ कैसे होगा फिर इस प्रोजेक्ट का जब सारी फाइल्स जाएंगी ही नहीं। ओके, तो ये कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि कुछ सेक्रेट कंटेन करती हैं या फिर खुद से जनरेट हो सकती हैं। जैसे अगर आप npm इंस्टॉल रन करोगे प्रोजेक्ट के अंदर तो नोड मॉड्यूल्स अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपको फिर से कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो एक और चीज़ है डॉट env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक आप अपने ऐप के अंदर कोई एक ऐसा कोड यूज़ कर रहे हो जो यूज़र्स को नहीं दिखना चाहिए, तो उन पर्टिकुलर कोड्स को, उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम env के अंदर स्टोर करते हैं डॉट env नाम की एक फ़ाइल को बनाकर। ऑल राइट, नाउ देर इज़ अ पब्लिक फाइल। तो पब्लिक में हम जनरली एक कुछ एसेट्स को या कुछ वीडियोस को यहाँ पे हम स्टोर करते हैं जो कि हमें यूज़ होने वाली है ऐप के अंदर, जो कि पब्लिकली भी एक्सेसिबल हो सकती है। तो ये वो सारी फाइल्स है जो हमें नेक्स्ट.जेएस ने बना कर दी हुई है ऑलरेडी। सो दिस आर सिंपल इमेजेस। ऑल राइट, नाउ नोड मॉड्यूल्स का भी हमने डिस्कशन कर लिया कि ये नोड मॉड्यूल्स क्या है, ये कहाँ से आए। नाउ ऐप, सिंस वी आर यूजिंग ऐप राउटर, तो ये ऐप नाम का फोल्डर यहाँ पर है। आप देख सकते हो favicon.ico नाम का यहाँ पर एक फ़ाइल है। तो इस फाइल के अंदर कुछ नहीं, दिस इज़ अ सिंपल इमेज, आइकन इमेज। तो अभी आपने कोई वेबसाइट विज़िट की होगी तो आपने टैब के ऊपर एक छोटा सा आइकन दिखा होगा, सो दैट इज़ अ fav आइकन। globals.css, तो ये css की फ़ाइल है, जैसे आप html के अंदर बनाते हो तो ये उसी टाइप की एक सिंपल सी global.css फाइल है। अभी आप देख रहे हो @import tailwind css, तो यहाँ पे tailwind css को हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर ताकि ये यूज़ कर पाए, दैट इज़ वाई @import tailwind css। ऑल राइट, नाउ layout.tsx। सो tsx मतलब ये एक टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सो दैट इज़ वाई tsx, not TypeScript and JavaScript, sorry. So it is a mixture of JavaScript and HTML.
So right now we are using JavaScript, sorry TypeScript, that is why हमने लिखा है यहाँ पे TypeScript. So कोई भी ऐसी फाइल जहाँ पर आप देखो कि वहाँ पर HTML के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ TypeScript के फॉर्म में लिखा हुआ है लाइक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो वो चीज़ हम कंसिडर करते हैं TSX में. ऑल राइट. तो लेआउट से आपको समझ में आ रहा होगा कि लेआउट, हमारी वेबसाइट का लेआउट क्या होना चाहिए. अभी लेट सपोज आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, उसमें आपको कुछ सेक्शंस जो है वो हर पेज में कॉमन देखने को मिलता है. लाइक आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने होम पे क्लिक किया, होम में आपको ऊपर नैव बार जिसमें एक लोगो होता है सबसे लेफ्ट में जनरली, एंड राइट में या सेंटर में ऑप्शंस होते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस. तो आप अगर कॉन्टैक्ट अस की के पेज पे जाते हो तो भी आपको वो नैव बार दिखेगा, और नीचे में फुटर दिखेगा. हर एक पेज पे आपको वो चीज़ दिखेगी ही दिखेगी. तो अभी हम सारे पेज पे सेम नैव बार का कोड नहीं लिखते. हम क्या करते हैं, आप इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन रूट लेआउट, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है. अभी आप देखो यहाँ पर HTML के अंदर बॉडी के अंदर एक चिल्ड्रन हमने पास कर दिया है. तो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन आएगा, मतलब इसके अंदर अभी हम जो भी कोड लिखेंगे वो इन सब चीज़ों से रैप होगा. मतलब इसके अंदर हम कुछ भी पास करें उनमें ये चीज़ कॉमन होगी ही होगी. तो अगर हम यहाँ पर एक नैव बार बना दें तो अभी चिल्ड्रन में जितनी भी फाइल्स आने वाली हैं वो सारी की सारी होने वाली है हमारी. आई थिंक ओके. तो अभी हम अगर यहाँ पे एक नैव बार बना दें, देन ऐसा हो सकता है कि वो हम सारे पेजेस के ऊपर दिखा पाए. ऑल राइट. अब इसका चिल्ड्रन होगा कौन, अभी हमने चिल्ड्रन बनाया तो नहीं कहीं पे. आप देख सकते हो चिल्ड्रन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ page.tsx. अभी आप देखो इस page.tsx के अंदर कोई भी कोड होगा वो यहाँ पर अपने आप लग जाएगा, इनके बीच में लग जाएगा. अभी आप अगर ये सोचोगे कि page.tsx को हम पेजेस क्यों ना कर दें, तो ये तरीका सही नहीं है. इन Next.js आप किसी भी राउट में, मतलब किसी भी पाथ पे एक layout.tsx बना सकते हो और एक page.tsx बना सकते हो. layout.tsx इज़ नॉट नेसेसरी. आप सिर्फ रूट में, मतलब ऐप फोल्डर के अंदर रखोगे तो वो चलेगा. अभी ऐप के अंदर आप मान लो एक पाथ बनाना चाहते हो, दैट इज़ होम. तो इसके अंदर आप layout.tsx वाली फाइल बनाओ या ना बनाओ, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है. लाइक होम के अंदर भी आप कुछ और चीज़ नेस्ट करना चाहते हो और उसके अंदर और भी सब सेक्शंस होने वाले हैं, तो आप उसमें layout.tsx यूज़ कर सकते हो. बट अगर आपको सिर्फ एक होम पेज चाहिए जिसमें ऊपर में एक नैव बार और नीचे में एक फुटर होना चाहिए, तो नैव बार एंड फुटर को आप इसमें यूज़ कर लो, एंड होम पेज में आप डायरेक्ट page.tsx लिख दो. तो आप /home पे जैसे ही जाओगे आपको ये फाइल रेंडर होती हुई दिख जाएगी. ऑल राइट. अभी हमने page.tsx भी देख लिया. आप इसमें देखो सिंपल HTML का कोड लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें हैं जो Next.js से इम्पोर्टेड हैं. तो इन चीज़ों को हम देखेंगे आगे की वीडियोस में, आगे की सीरीज़ में. बट राइट नाउ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया देन यू कैन कमेंट देयर. एंड अभी तो ChatGPT एंड बहुत सारे AI मॉडल्स हैं, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर. बट आई थिंक आई हैव टोल्ड यू सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द structure file structure of Next.js app. So that's all for this video. From this video onwards we'll start how you can start building websites using Next.js. आप किस तरीके से बना सकते हो एंड किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस करोगे, ये सारी चीज़ें हम फ्रॉम द बेसिक देखेंगे और हम कंप्लीट करेंगे एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स.